हेलो स्टूडेंट। क्लास 7 में सब्जेक्ट साइंस, जिसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 10 था, जिसमें जीव नाम था उसका जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन किस प्रकार होता है, जीवों में श्वसन की जो क्रिया है वो क्यों होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हमने पार्ट ए में, पहले की वीडियो में पार्ट ए में हम पढ़ चुके हैं। अब पार्ट बी है जो हमारा इस चैप्टर का, उसमें हम क्रियाकलाप 10.3 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप 10.3 में जो है किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न जो क्रियाकलाप होते हैं वह आपको विचार करना है। क्या आप बता सकते हैं कि कि इस क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम और किसमें सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखेंगे जो है चित्र 10.3 में आपको विभिन्न जो दैनिक क्रियाकलाप होते हैं उसमें श्वसन का जो दर है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जो हम यहाँ पे देखेंगे चित्र में एक स्त्री कपड़े धो रही है, सोते समय, चलते समय, दौड़ते समय, पढ़ते समय, सीढ़ी चढ़ते समय क्या होता है, जो हमारा शरीर का श्वसन दर होता है वो अलग अलग होता है। अब 10.3 देखेंगे हम श्वास कैसे लेते हैं। तो श्वास हम कैसे लेते हैं, आइए अब हम श्वसन की जो क्रिया विधि है वो जानेंगे। तो सामान्यतः हम अपने नथुनों यानी जो नास द्वारा से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंदर श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो ये हमारे नथुनों में यानी जो नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों यानी जो फुफ्फुस में जाती है, और जो फेफड़े हैं वक्ष गुहा में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। चित्र 10.4 में यहाँ पे देखिए मानव जो श्वसन दर है यहाँ पर आपको दिया गया है। ऊपर की तरफ आपको जो है यहाँ पर नास गुहा, फिर ये आपका मुख गुहा, फेफड़े, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़ा जो है नीचे की तरफ पसलियाँ और डायाफ्राम। ठीक है, ये जो क्या है मानव श्वसन तंत्र का आपको चित्र दिया गया है। एक बड़ी पेशी परत जो डायाफ्राम यानी मध्यपट, यहाँ पे देखिए जो है डायाफ्राम, इसको मध्यपट भी कहा जाता है, तो कहलाती है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। चित्र 10.4 में दर्शाए अनुसार देखेंगे आप, श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति क्या होती है, सम्मिलित होती है। अंत श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारे वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर जाती है, जबकि जो डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का जो है आयतन कम हो जाता है, इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे चित्र मानव 10.5 में मानव में श्वसन की क्रिया विधि, मानव में श्वसन की क्रिया विधि आपको यहाँ पे दी गई है। वो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो वायु होती है शरीर के अंदर यहाँ से जाती है। ठीक, यहाँ पे पसलियाँ जो हैं बाहर की ओर गति करती हैं। इस तरह से डायाफ्राम जो है नीचे की ओर गति करता है। यहाँ पे देखेंगे ये था आपका जो है अंतर श्वसन, जब आप श्वास अंदर लेते हैं तब की विधि बताई गई है। और ये आपका जो है उच्च वसन, जब आप श्वास जो है आप बाहर निकालते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो वायु है, आपसे देखेंगे जो डायाफ्राम क्या है, यहाँ से डायाफ्राम जो है पूर्व स्थिति में अपना जो है आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब पसलियाँ हैं अंदर की ओर गति करने लगती है, इस तरह से जो वायु है बाहर की ओर धकेल दी जाती है। तो ये रहा आपका अंतःश्वसन और ये रहा आपका उच्छ्वसन। इस तरह से जो है श्वास का जो प्रक्रिया है, श्वास लेने और त्याग करने की जो प्रक्रिया है नाक द्वारा, वह बताई गई है। यहाँ पे चित्र 10.5 में हमने जो है मानव की जो श्वसन की क्रिया विधि है वो देखी। अब देखेंगे अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। या गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को ऊपर उदर पर रखिए और उदर की गति को अनुभव कीजिए। आप क्या पाते हैं, धूम्रपान फेफड़ों की क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान जो है कैंसर के संबंध है, इससे अवश्य बचना चाहिए। ठीक है, ये आपको जो है आपने हर जगह सुना होगा कि जो धूम्रपान है वो क्या है, आपके फेफड़ों को नुकसानदेही है, नुकसान पहुंचाता है। यह जान लेने के बाद श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के अमाप में परिवर्तन होता है। बच्चे सीना यानी जो वक्ष फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक यह दावा कर रहा था कि वह सीने की जो सबसे अधिक
फूला यानी फूला सकता या सकती है, क्यों ना आप इस क्रियाविधि को कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ करें। यहाँ पे क्रियाकलाप 10.4 है। इस क्रियाकलाप द्वारा आप जो है वक्ष के आमाप का जो श्वसन का प्रभाव है जान सकते हैं। उसके द्वारा आप ये क्रियाकलाप करने के बाद आप अपने सहपाठियों का नाम लिखकर यहाँ पर आपको जो है अंत श्वसन के समय और श्वसन के समय आमाप के अंतर, इस तरह से आप ये जो है सारणी 10.2 अपने बुक में भर सकते हैं। आगे देखेंगे क्रियाकलाप 10.5 देखते हैं। जो क्रियाकलाप 10.5 में देखेंगे, प्लास्टिक की चौड़े मुख वाली एक बोतल लेना है आपको, उसके पैंदे को काटकर अलग कर देना है। वाई के आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लेकर आपको बोतल की ढक्कन में से एक ऐसा चित्र करना है जिससे कि वो जो नली है आसानी से निकल जाए। नली के साकित सिरे पर 2 आपको गुब्बारे तो बिना फूले हैं, फूले हुए बिना जो गुब्बारे होते हैं वो आपको लगा देने हैं और नली को चित्र 10.7 के अनुसार बोतल में लगा देना है। जब बोतल का ढक्कन लगा दीजिए, फिर क्या होगा आपका जो उसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वो वायुरुद्ध हो जाए, यानी वायु जो है उसका आसार प्रसार ना हो पाए। और जो बोतल के खुले पैंदे पर रबड़ अथवा प्लास्टिक देखेंगे, आपको जो चित्र 10.7 इस तरह से आपको श्वसन के लिए जो क्रियाविधि को दिखाने के लिए एक प्रयोग दिया गया है। इस तरह से आपको करना है कि एक पतली सी तान का किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध दीजिए। फेफड़ों में होने वाला जो प्रसार है, जो फेफड़े जो एक्टिविटी जो क्रियाकलाप कर रहे हैं शरीर के अंदर का, इस विधि द्वारा हम क्रियाकलाप द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। और जो रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारों को देखिए। इसके बाद रबड़ की जो परत है को है ऊपर की ओर आपको धकेलिए और गुब्बारों को देखिए, क्या आपको गुब्बारों में कोई परिवर्तन दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे आपको चित्र में आपको साफ साफ जो है परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ये क्रिया करने से आपको जो है आपके जो श्वसन की क्रियाविधि, जो शरीर के अंदर का जो श्वसन की क्रियाविधि है, आप इस तरह से इजीली समझ पाएंगे। आगे देखेंगे 10.4 में आपको हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं। उच्छ्वसन जो अपने श्वास लेते हैं उसके बाद जो सांस का त्याग करते हैं। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ चुके हैं उच्छ्वसन क्या है। तो उच्छ्वसन हम क्या बाहर निकालते हैं। तो क्रियाकलाप 10.6 में पहले देख लेते हैं। कोई पतली स्वच्छ परख नली लीजिए जिसमें कार्क लगा हो। यदि परख नली उपलब्ध न हो तो आप कांच या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। परख नली में थोड़ा सा ताज़ा बना हुआ चूने का पानी डालिए। प्लास्टिक की एक स्ट्रो यानी नली को परख नली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रो के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए। चित्र 10.8, यहाँ पे चित्र 10.8 में इस तरह से उच्छ्वासित वायु का चूने के पानी में आपको क्या करना है, मिलाकर रखना है और आपको इस तरह से फूंक मारना है। यहाँ पे देखेंगे किस तरह से यह क्रियाकलाप करना है, तो चित्र द्वारा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आगे देखेंगे आपको फिर क्या करना है। अब स्ट्रो के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारना है। चित्र 10.8 में आपको दिया गया है। क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता दिखाई देगा। तो क्या इसे अध्याय 6 में किए गए अध्ययन के साथ आप समझ सकते हैं। ठीक है, पहले के चैप्टर में हमने क्या देखा था, जो श्वसन है उसके क्रियाविधि के बारे में हमने चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि जिस वायु का अंत श्वसन अथवा उच्छ्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। गैसों का मिश्रण होती है, यानी अनेक प्रकार की जो गैस होती हैं वो हम अंतःश्वसन लेते हैं, उसके बाद उच्छ्वसन करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया अंतःश्वासित और उच्छ्वसित वायु में वायु जो है इस तरह से देखेंगे आप, समझ में आपको आ जाएगा। जो फेफड़ा है, ठीक है, 21% ऑक्सीजन, यहाँ पे 16.4 21% जो है आपका ऑक्सीजन है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से जो उच्छ्वसित वायु है 16.4 ऑक्सीजन और 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्या हम उच्छ्वसित करते हैं, क्या उच्छ्वसित करते हैं, क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वसित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित करते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्छ्वस छोड़ते हैं तो उसकी सतह क्या होती है, धुंधली दिखाई देती है। आपने कभी देखा होगा आप कोई भी शीशे के सामने, दर्पण के सामने क्या करते हैं, सांस जो है छोड़ते हैं तो उसमें जो सतह है उसकी, जो दर्पण की जो सतह होती है क्या होती है, धुंधली दिखाई देती है। धुंधला धुंधला क्या होता है, दिखाई देने लगता है। ये नमी के कारण होता है। ठीक है, तो जल के ये बिंदु कण कहाँ से आते हैं, तो जल के बिंदु कण कहाँ से आते हैं। देखिए 10.5 में अन्य जंतु में श्वसन, हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जो है जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। जी श्वसन कैसे करते हैं, क्या इनमें भी मनुष्य में फेफड़े जैसे श्वसन अंग होते हैं, आइए पता करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो
कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच के जो शरीर के पार्श्व भाग में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कॉकरोच की जो जो पीछे का भाग होता है, पार्श्व भाग यानी तो पीछे का भाग होता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र क्या होते हैं, श्वास रंध्र कहलाते हैं। श्वास रंध्र चित्र 10.9 में दिया गया है। कीटों में कैसे गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाल या वातक, ठीक है, श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो है 10.9 श्वास प्रणाल तंत्र, यहाँ पर आपको कॉकरोच का दिया गया है। आगे देखेंगे समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। इसलिए श्वास नल अथवा जो श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। केचुआ, आप देखिए केचुआ जो है कक्षा 6 में, इसके हमने अध्याय 6 में हमने क्या है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जो केचुए हैं क्या होता है, अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। उनकी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वहाँ से श्वसन करते हैं। केचुए की जो त्वचा है स्पर्श करने में पर आर्द्र एवं श्लेष्मीय प्रतीत होती है। इससे गैसों का जो है आवागमन आसानी से होता है। यद्यपि मेढक के मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी जो त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मीय होते हैं। अब देखेंगे 10.6 में जल में श्वसन। जल में श्वसन, क्या हम जल में श्वसन करते हैं तथा जीवित रह सकते हैं? ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं, वे जल में श्वसन कैसे करते हैं? चलिए आप देखते हैं। आपने कक्षा 6 में पढ़ा हुआ है कि जो मछलियां हैं क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र 10.10 में मछली में श्वसन जो अंग है क्लोम, इस तरह से जो है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है क्लोम, इसके द्वारा जो है वो श्वसन करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वसन में सहायता करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की जो संख्या है वो क्या होती है, अधिक होती है। क्लोम में जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनकी संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय में सहायता करती हैं। चित्र 10.10 में आपको क्लोम मछलियों में कहाँ पाया जाता है वह दिया गया है। अब देखेंगे 10.7 में क्या पादप भी श्वसन करते हैं? तो अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, वह वायु में ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं, वायु से ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी जो कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है, निर्मुक्त कर सकते हैं। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि जो है पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है के विनिमय के लिए सूक्ष्म जो छिद्र है उसे रंध्र कहते हैं, ठीक है। जो सूक्ष्म छिद्र होता है वो रंध्र कहलाते हैं। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति की मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच खाली स्थानों यानी वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। चित्र 10.11 में दिया गया है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधों में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? इस अध्याय में आपने पढ़ा कि जो श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविका यानी जीवित रहने के हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो है श्वसन की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस तरह से जो है हर जीवों को जो है श्वसन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर 10.11 में मूल मृदा में जो है वायु अवशोषित करते हैं। इस तरह से मूल रोम और वायु आकाश, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा जो जीवों में श्वसन है वो क्यों आवश्यक है और किस प्रकार से श्वसन की जो क्रिया विधि है हमने इस चैप्टर में समझी। यहाँ पे आपको प्रमुख शब्द दिए गए हैं, इन सभी के जो है परिभाषाएं आपको चैप्टर में से मिल जाएंगी। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।